हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम राजस्थान के झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ेंगे और झुंझुनू जिले की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। झुंझुनू जिले का राजस्थान के इतिहास में क्या महत्व है, कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह वहां स्थित हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो झुंझुनू जिले को समझने के लिए मैंने एक कहानी का प्रयोग किया है। इसी कहानी के अंदर पूरे झुंझुनू जिले का इतिहास, संस्कृति और भूगोल है। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये कहानी है शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर की। अमावस का दिन था, मैंने शहर में कदम रखा। वहां लोग मुझे चंग, ठप, गीदड़ नृत्य करते हुए दिखाई दिए। मैं नृत्य वाली जगह पहुंची तो मैंने देखा वहां एक घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। मैं भी वहां खड़ी होकर मामला समझने की कोशिश करने लगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि जल्दी से रानी के देवर राम और लक्ष्मण को बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद राम और लक्ष्मण अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए वहां आ गए। मैंने कुछ औरतों से बात की तो पता चला कि रानी के पति रघु की आज खेत में तांबा निकालते समय मौत हो गई है। इसलिए आज रानी को रघु के साथ ही सती होना है। उनकी बातें सुनकर मेरा मन मर सा गया। मैंने उनको राय देने की कोशिश की पर कोई नहीं माना। तभी कुछ औरतों ने रानी के हाथ में पहना चूड़ा तोड़ दिया। अब सभी लोग स्वामी जी के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी काले तितर के जैसे भागते हुए आ रहे थे। स्वामी जी को सती प्रथा की रस्में पूरी कराने के लिए बुलाया गया था। स्वामी जी का नाम अजीत था। उनके हाथ में पानी का लोटा था। मैंने पानी पीने का बहाना बनाकर उनसे सती प्रथा रोकने के बारे में बात करना चाहा, परंतु उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया और पानी भी नहीं पिलाया। रानी का भाई भोपाल मेरी कोशिशों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और उसने मेरे कान में कुछ कहा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। तभी सभी लोग रानी को सती प्रथा पूरी कराने के लिए खेत की ओर ले जाने लगे। मैं और भोपाल भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। रानी सबसे आगे नारायण नारायण बोलते हुए चल रही थी। रास्ते में हमने देखा स्वामी जी भीड़ से थोड़ा पीछे रह गए और बीड़ी पीने लगे। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने और रानी के भाई ने स्वामी जी के सिर पर लोहे की रॉड से वार करके उनको मार दिया ताकि फिर कभी शहर में किसी को भी सती ना होना पड़े, क्योंकि जब तक स्वामी जी जिंदा रहते तब तक वह इस प्रथा को पूरा करवाते रहते। जब लोगों को स्वामी जी की मौत के बारे में पता चला तो सब लोग स्वामी जी की तरफ चले गए। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं और भोपाल रानी को भगा ले गए। रानी को भगा ले जाने के बाद हमने रास्ते में तोरों की सब्जी और बाटी खाई और भोपाल ने मन से शराब पी और उसके बाद हम कातली नदी या जिसे कातली नदी की तरफ भाग गए। तो इस प्रकार ये कहानी कंप्लीट होती है। ये काल्पनिक कहानी है, इसका झुंझुनू जिले से कुछ लेना देना नहीं है। अब इस कहानी के कीवर्ड की सहायता से ही हम झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द जैसा हमने की कहानी के अंदर देखा था, शेखावटी क्षेत्र। अब बात करते सबसे पहले कि शेखावटी क्षेत्र क्या होता है। तो शेखावटी अथवा शेखावटी उत्तरी राजस्थान का अर्ध मरुभूमि वाला प्रदेश है। इसका शेखावटी नाम यहाँ के शासक राव शेखा के नाम से रखा गया। शेखावटी का मतलब होता है शेखों का बगीचा। अब शेखावटी क्षेत्र के अंदर जिलों के
तीन जिलों को जिन जिलों के जो हिस्से हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। वो 3 जिले कौन-कौन से हैं? पहला है सीकर, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है चूरू। इनके कुछ भागों को मिलाकर शेखावटी प्रदेश या शेखावटी क्षेत्र को बनाया गया है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र जो कि सीकर जिले का अधिकतर भाग है, उसके बाद मरुस्थली भाग जो कि चूरू जिले का है और मैदानी भाग जो कि झुंझुनू जिले का है। तीनों को मिलाने के बाद शेखावटी क्षेत्र बनता है। इस प्रदेश के गांव अपनी बेहतरीन रंगी हुई हवेलियों के लिए जाने जाते हैं। यह हवेलियां इतनी भिन्न तथा वास्तुकला में समृद्ध है कि इस प्रदेश को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। आप जब कभी भी शेखावटी क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां की हर गली में आपको ऐसी हवेलियां देखने को मिल जाएंगी जिनकी दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इसीलिए राजस्थान को इस क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है, क्योंकि आप आराम से उन हवेलियों की चित्रकला को देख सकते हैं। तो याद रखना, कहानी में पहला शब्द हाईलाइट में आया था शेखावटी क्षेत्र। तो शेखावटी क्षेत्र किसको कहते हैं? 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया, उनके कुछ भागों को। उनमें पहला है सीकर, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है चूरू। इन तीनों के कॉमन भाग को शेखावटी क्षेत्र का नाम दिया गया है। और शेखावटी क्षेत्र किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ के शासक राव शेखा के नाम से रखा गया है। तीसरी बात, शेखावटी का मतलब क्या है? शेखावटी का मतलब है शेखा का बगीचा। ठीक है, तो इस प्रकार शेखावटी क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट होती हैं। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने मैप शो हो रहा है। इस मैप के अंदर देखिए चूरू के पास, सीकर के पास और झुंझुनू का हिस्सा मिलाकर ये जो बीच में ग्रीन कलर वाला शो हो रहा है मैप के अंदर, वो क्या कहला रहा है? शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, पहले कुछ कुछ हिस्सों जिलों के हिस्सों को मिलाकर उनको कुछ कुछ नाम दिया गया, जैसे धुंधार, हथौड़ी, मेवाड़, बागड़। ठीक है, वैसे इस क्षेत्र का नाम क्या था? शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। इनके कॉमन एरिया को क्या बोला गया है? शेखावती क्षेत्र। शेखावती क्षेत्र का नाम किस पे रखा गया है? राव शेखा के नाम पर। ठीक है, राव शेखा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम शेखावटी रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ की हवेलियों के लिए। ठीक है, यहाँ आप जब कभी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ हर गली मोहल्ले में हवेलियां देखने को मिलती है, जो कि भित्ति चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर किसे कहा गया है। तो शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर, जैसा कि हमें पता है कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर किसे कहा गया है? तो झुंझुनू जिले को कहा गया है। अब झुंझुनू जिला किस रियासत में शामिल था? तो झुंझुनू जिला जयपुर रियासत में शामिल था। उसके बाद अब के समय में झुंझुनू किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। झुंझुनू जिले में क्या फेमस है? तो राव शेखा की छतरियां यहाँ खूब प्रसिद्ध है। अब झुंझुनू की परिवहन संख्या क्या है? तो परिवहन संख्या है 18। अब इस 18 को आप ध्यान से देखिए कि इसमें 1 और 8 है। तो इस 1 से हमें क्या याद रखना है? लोकसभा सीट। लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। और 8 में से 1 गया तो कितने बचे? 7। तो 7 यहाँ पर क्या है? विधानसभा सीट। ठीक है, तो याद रखना 7 क्या है? विधानसभा सीट। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर किसे कहा गया है? तो शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर झुंझुनू जिले को कहा गया है, जो कि जयपुर रियासत में शामिल था। वर्तमान में ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ राव शेखा की छतरियां प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले की परिवहन संख्या 18 है, जिसमें से 1 लोकसभा सीट और पीछे बचे 8 में से 1 माइनस किया 7, तो 7 क्या है? विधानसभा सीटें हैं। तो आप याद रखना इसको अच्छे से। झुंझुनू एक प्राचीन शहर है, लेकिन वर्तमान में एक जिला मुख्यालय है। झुंझुनू जिले में बहादुर सैनिकों का एक शानदार निशान है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। झुंझुनू जिला राजस्थान के समृद्ध जिलों में से एक है। झुंझुनू शहर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी,
इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह माना जाता है कि विक्रम संवत 1045 में चौहान राजवंश द्वारा झुंझुनू पर शासन किया गया था। झुंझुनू पर शासन करने वाले चौहान राजवंश में से सिद्धराज प्रसिद्ध राजा था। झुंझुनू को झुंझुनू नाम झुंझा जाट या जोहार सिंह नेहरा की याद में दिया गया है। तो आपको पता ही होगा कि झुंझुनू जिला सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। आपको वहां झुंझुनू जिले के हर घर में एक आधा सैनिक मिल ही जाएगा। और दूसरी बात, झुंझुनू जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कई खास बातें झुंझुनू जिले में शामिल हैं। अब इसके नाम की बात करते हैं तो झुंझुनू जिले का नाम झुंझार सिंह नेहरा की याद में या झुंझा जाट की याद में रखा गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चौहान वंश ने शासन किया। उसी में से एक प्रसिद्ध राजा कौन थे? सिद्धराज चौहान एक प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की और किसके द्वारा की गई, इसके कोई खास प्रमाण नहीं मिलते। अलग अलग साहित्यकारों, इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसा कि हमने कहानी में देखा था कि स्वामी जी काले तित्तर के जैसे भागते हुए आ रहे थे। तो झुंझुनू वन्य जीव शुभंकर क्या है? काला तितर। और इस तितर की खास बात यह है कि तितर को पकड़ना आसान नहीं होता। ये जीव बहुत तेज भागता है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्वामी जी काला तितर की तरह भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा था कि जल्दी रस्में करवाऊंगा तो जल्दी पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो झुंझुनू वन्य जीव शुभंकर क्या है? काला तितर। ये देखिए भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति, फिर राजस्थान के अंदर झुंझुनू की स्थिति, और ये झुंझुनू जिला जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है। इसकी मेन जगहों का नाम लिखा हुआ है, जैसे चिड़ावा, बुआना, खेतरी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, झुंझुनू। ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसके आगे चलते हैं अपन। अब जैसे कि अपने स्टोरी के अंदर बात की थी कि मैंने राय देने की कोशिश की पर लोगों ने माना नहीं। तो सबसे फेमस प्रमुख मेला कौन सा है? राय माता का मेला, गांगिया सर झुंझुनू। उसके बाद क्या है? मेरा मन सा मर गया कहानी के अनुसार। तो मन से मनसा देवी का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर। अब ये पूरी स्टोरी रानी सती के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो रानी सती का मेला भी कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर। उसके बाद स्टोरी में हमने आगे पढ़ा था कि मैंने और भोपाल ने लोहे से स्वामी जी को मार डाला, लोहे की रॉड मारकर। तो लोहो से याद रखना, रोहागढ़ मेला, लोहागढ़ झुंझुनू में। उसके बाद नरहर पीर जी की का मेला कहाँ लगता है? वो भी कहाँ लगता है? नरहर झुंझुनू के अंदर। ठीक है। तो ये पांचों मेले याद रखना। पहला कौन सा है? राय माता का मेला। दूसरा मेरा मनसा मर गया, मनसा देवी का मेला। तीसरा रानी सती का मेला। चौथा लोहागढ़ मेला। और पांचवा नरहर पीर जी का मेला। अब ये 5 मेले हमने पढ़े। पहला राय माता का मेला, दूसरा मनसा देवी का मेला, तीसरा रानी सती का मेला, चौथा लोहारगढ़ मेला और पांचवा नरहर पीर जी का मेला। तो सबसे पहले राय माता मेला की बात करते हैं। तो अब किस दिन लगता है ये? राय माता का मेला विजयदशमी के दिन झुंझुनू जिले की गांगेसर नामक जगह पर भरता है। तो विजयदशमी से याद रखना कि राय कितने लोगों से लेनी चाहिए? हमेशा 10 लोगों से लेना चाहिए, तभी क्या मिलती है? विजय मिलती है। अपन बात करते तब बोलते हैं ना कि राय बहुत सारे लोगों से लेनी चाहिए। तो यहाँ याद रखना कि राय 10 लोगों से लेनी चाहिए कम से कम, ताकि विजय मिले। तो राय माता का मेला कब लगता है? विजयदशमी को लगता है। ठीक है। कहाँ लगता है? झुंझुनू जिले में। ये बहुत डीप में चला जाता है गंगियासर कि कौन सी जगह भरता है। ठीक है। उसके बाद है सेकंड है मनसा देवी का मेला। मनसा देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुद्धि अष्टमी तथा आश्रो शुद्धि अष्टमी को। तो एक हिंट सा याद रखना कि जितने भी देवियों के मेले होते हैं वो लगभग अष्टमी को, चैत्र में ही लगते हैं। तो जब अपन मेले पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे तरीके से आपको इस चीज को याद करवा दूंगी। तो अभी तो आप सिर्फ ओवरव्यू याद रखिए ऊपर ऊपर का कि झुंझुनू जिले में क्या क्या चीजें हैं। तीसरा है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन। तो स्टोरी में हमने अमावस का नाम लिया था, तो वहां से याद रखना कि रानी सती का मेला कब लगता है?
रानी सती का मेला भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन झुंझुनू में भरता है। ठीक है। उसके बाद है लोहारगढ़ मेला। लोहारगढ़ मेला भाद्रपद गोगा नवमी से भाद्रपद अमावस्या तक तथा चैत्र में सोमवती अमावस्या के दिन झुंझुनू जिले की लोहारगढ़ नामक जगह पर भरता है। ठीक है। उसके बाद है पांचवा है नरहड़ पीर जी का मेला। नरहड़ पीर जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झुंझुनू जिले की नरहड़ नामक जगह पर भरता है। तो अब नरहड़ में आगे आगे देखिए, पहला शब्द है नर। तो नर का क्या होता है? जन्म होता है। तो याद रखना, जन्म से जन्माष्टमी, नर से नरहड़। तो नरहड़ पीर जी का मेला कब लगता है? नरहड़ पीर जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झुंझुनू जिले की नरहड़ नामक जगह पर भरता है। अब प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। तो प्रमुख मंदिरों में जैसे कि रानी सती की कहानी थी ही, तो रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में। उसके बाद रघु जो कि रानी सती का पति था, तो रघु से याद रखना है रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में। तीसरा है लोहारगढ़। लोहारगढ़ का कहाँ है? लोहारगढ़ झुंझुनू के अंदर है। चौथा है नरहर शरीफ की दरगाह, वो भी कहाँ है? नरहर झुंझुनू के अंदर। और पांचवा है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, वो भी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। तो ये पांचों, जिसमें से कि 3 मंदिर है और 2 क्या है? दरगाह है। इनको याद रखना, जो वहां की फेमस है। तो पहली कौन सी है? रानी सती मंदिर झुंझुनू। दूसरा कौन सा है? रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर, वो भी कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू। तीसरा है लोहारगढ़, लोहारगढ़ झुंझुनू। चौथा है नरहर शरीफ की दरगाह, वो भी कहाँ है? नरहर झुंझुनू। और पांचवा है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो ये पांचों याद रखना। अब इनकी थोड़ी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जैसे रानी सती मंदिर, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसा मैंने कि बताया था कि जब रानी सती को सती की कराने के लिए लेके जाया जा रहा, तो रानी सती क्या चल रही थी? सबसे आगे चल रही थी और क्या बोल रही थी? नारायण नारायण। तो आगे से याद रखना, रानी सती अग्रवाल जाति की थी। ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रानी सती कौन सी जाति से बिलोंग करती थी? तो कौन सी जाति? अग्रवाल जाति से। ठीक है। तथा रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी भी है। ठीक है। रानी सती के मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। मैंने कहा था ना कि रानी सती नारायण नारायण बोलते हुए आगे चल रही थी, तो नारायण से याद रखना नारायणी बाई। तो रानी सती के मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था। वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक क्या नाम क्या था? नारायणी था। किस जाति से संबंधित थी? तो अग्रवाल जाति से। किस समाज की कुल देवी थी? तो अग्रवाल समाज की कुल देवी थी। रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है, जो कि हम पहले याद कर चुके हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सतियां रानी सती के परिवार से हुई हैं। रानी सती के परिवार से कुल 13 महिलाएं सती हुई हैं। अब याद रखो कि लाज राखो महारानी राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है। रानी सती के नाम पर ही है लाज राखो महारानी, राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है। यह फिल्म सन 1973 में बनाई गई थी। तो हमें कीवर्ड से याद रखना है, जैसे कि रानी की पूरी कहानी थी, तो रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू जिले में है। रानी सबसे आगे चल रही थी, तो ये अग्रवाल समाज से संबंधित है और उसी समाज की कुल देवी है। और रानी सती आगे क्या बोलते हुए चल रही थी? नारायणी नारायण नारायण। उसी से याद रखना है कि इनके मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। और इन्हीं के परिवार में सबसे ज्यादा सतियां हुई थी। कुल 13 महिलाएं सती हुई थी। और लाज राखो महारानी राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है। यह फिल्म सन 1973 में बनाई गई थी। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है, जो कि रानी सती मंदिर से संबंधित है। तो बात करते हैं कि सती प्रथा के अंदर क्या होता है। तो सती प्रथा मृत पति के साथ उसकी पत्नी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जीवित जल जाती है। इस प्रक्रिया को सहगमन कहा जाता है। सहगमन मतलब साथ ही चले जाना। शिलालेखों तथा काव्य ग्रंथों में अपने पति में पूर्ण निष्ठा भक्ति रखने वाली पत्नी के लिए भी सती शब्द का प्रयोग किया गया है। सम्राट अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली।
20वीं शताब्दी में 1987 ईस्वी में दिवराला सिक्कर में रूप कंवर का सती होना वर्तमान समय भी इस जघन्य प्रथा के लिए लोगों की भावनाओं को प्रकट करता है। ऐसा बताया जाता है कि जब रूप कंवर सती हुई थी तो उस वक्त दिवराला गांव के अंदर करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे इस सती प्रथा को देखने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब अब के टाइम 20वीं शताब्दी के अंदर ये घटना होना बहुत बड़ी बात है कि अब के टाइम में भी ऐसी घटनाएं देश के हिस्सों में हो रही हैं सती होने जैसी, जिसको कि पहले बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी 1987 में ये ताज़ी घटना थी। उस वक्त पूरे देश विदेश के अंदर इस घटना की चर्चा हुई थी। ठीक है, रूप कंवर बहुत ही कम उम्र के अंदर विधवा हो गई थी। उसके पति की एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके अंतर्गत रूप कंवर ने भी अपने पति के साथ सती प्रथा होना स्वीकार कर लिया, सती होना स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, अनुमरण। अनुमरण में क्या होता है कि पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र यानी कि किसी दूसरी जगह होती है और वहीं उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है, परंतु उसके किसी चिन्ह के साथ उसकी विधवा द्वारा चितारोहण अनुमरण कहलाता है। यानी कि पति को तो नहीं लाया गया, पति की तो कहीं और मृत्यु हो गई है और उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। उस पति की कोई निशानी, चाहे उसके कोई कपड़े हो या कोई अंगूठी या उसकी कोई निशानी के साथ अगर पत्नी सती प्रथा स्वीकार कर ले तो इसे अनुमरण कहलाता है, यानी कि उसके किसी सामान के साथ खुद को सती कर लेना। ऐसी सतियों को महासती कहा जाता है। मृत पुत्र के साथ सती होने वाली माताएं मां सती कहलाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद कर रखना, सती प्रथा सहगमन और अनुमरण के अंदर। सहगमन तो ऐसा होता है कि साथ ही चले जाना, यानी कि पति के साथ ही अपनी इच्छा से जीवित जल जाना सती प्रथा कहलाता है। और अनुमरण के अंदर क्या होता है कि पति नहीं होता परंतु पति से रिलेटेड कोई चिन्ह होता है जिसके साथ पत्नी जीवित जल जाती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुमरण कहलाती है। और वो क्या कहलाती है, सहगमन, यानी कि साथ ही जल जाना। तो ये देखिए सती माता का मंदिर है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये फेमस है झुंझुनू जिले में। जब भी रानी सती का नाम आता है तो इस मंदिर का नाम आता है और साथ में ही झुंझुनू जिले का नाम आता है। तो रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है, झुंझुनू जिले में। अब अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोहारगढ़ की। लोहारगढ़ झुंझुनू जिले का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। लोहारगढ़ तीर्थ झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पंचायत समिति की लोहारगढ़ ग्राम पंचायत के लोहारगढ़ गांव में मालकेतु पर्वत की शंखाकार घाटी में स्थित है। मालकेतु पर्वत अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित है। लोहारगढ़ को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लोहागढ़ जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहागढ़ जी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लोहारगढ़ को अपभ्रंश भाषा में क्या कहा जाता है, तो लोहारगढ़ जी कहा जाता है। लोहारगढ़ तीर्थ स्थल की 24 कोसी परिक्रमा, यानी कि 24 कोस चलना, 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। 24 कोसी परिक्रमा का मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं। तो इस 24 कोसी परिक्रमा का दूसरा नाम क्या है, मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं। लोहारगढ़ में बोरकुंड शिखर व सूर्य कुंड, ये सूर्य कुंड का नाम हमेशा याद रखना, सूर्य कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस सूर्य कुंड तीर्थ स्थल के पीछे एक कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तब पांडव अपने भाई बंधु की हत्या करने के पाप से बहुत दुखी थे। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह सलाह दी थी कि जिस तीर्थ के पानी में तुम्हारे हथियार गल जाएं, वही तुम्हें पाप से मुक्ति मिल सकती है। तथा भगवान श्री कृष्ण की इसी सलाह के बाद पांडव तीर्थ स्थलों पर घूमते घूमते लोहारगढ़ पहुंचे और जैसे ही पांडवों ने लोहारगढ़ के सूर्य कुंड में स्नान किया तो पांडवों के सारे हथियार गल गए, यानी कि पिघल गए। पांडवों ने लोहारगढ़ की इसी महिमा को समझते हुए लोहारगढ़ को तीर्थराज की उपाधि दी। किस चीज की उपाधि दी, तीर्थराज। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो लोहारगढ़ से आपको याद रखनी है। तो लोहारगढ़ के अंदर पहली तो लोहारगढ़ को अपभ्रंश भाषा में क्या कहते हैं, तो लोहारगढ़ जी कहते हैं। यहाँ की 24 कोसी की परिक्रमा
को मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं, ये यहाँ की प्रसिद्ध है। और दूसरी चीज जो यहाँ की है वो है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पांडवों के हथियार गल गए थे। लोहारगढ़ को तीर्थराज की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ लोहारगढ़ कंप्लीट होता है। इसकी पिक्स अपन देख लेते हैं। ये देखिए, ये जिसमें लोग नहा रहे हैं ये तो कुंड है, और ये दूसरे में जहां ये लोग जा रहे हैं ये क्या है, परिक्रमा है, 24 कोसी परिक्रमा, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे। तो एक तरफ आपको सूर्य कुंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लोग नहाते हैं, और दूसरी तरफ आपको 24 कोसी परिक्रमा दिखाई देती है जो कि यहाँ की प्रसिद्ध है। नरहर शरीफ की दरगाह झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरहर नामक कस्बे में स्थित है। नरहर शरीफ की दरगाह वास्तव में बाबा शक्करबार पीर की दरगाह है। बाबा शक्करबार पीर को हाजी बाबा तथा बागड़ का धनी भी कहा जाता है। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह की पवित्र भूमि सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है, अर्थात जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं। बाबा शक्करबार पीर की दरगाह में 3 दरवाजे हैं, बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा और बंगली दरवाजा। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसकी ट्रिक याद रखना, नर का जन्म बाग में हुआ। नर से नरहर शरीफ की दरगाह, जन्म से कब मेला लगता है? जन्माष्टमी को, और बाग से इसे बागड़ का धनी भी कहा जाता है। उसके बाद लिखा है फिर उसे कमरे में ले गए। कमरे से याद रखना एक और भी दरगाह झुंझुनू जिले में स्थित है जिसका नाम है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो ये आप दोनों दरगाह याद रखना, एक तो नरहर शरीफ की दरगाह, दूसरी हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। अब नरहर शरीफ की दरगाह के 3 दरवाजे याद रखने की ट्रिक है। बसंती हौसला बुलंद करके बगल वाले दरवाजे से चली जा। बसंती से बसंती दरवाजा, बुलंद से बुलंद दरवाजा और बगल से बगली दरवाजा, ये तीनों के तीनों दरवाजे नरहर शरीफ की दरगाह में स्थित हैं। और इन पर हर बार सवाल पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा किस दरगाह में है? तो किस दरगाह में है? नरहर शरीफ की दरगाह में है। अब स्क्रीन पर आपको नरहर शरीफ की दरगाह दिखाई दे रही होगी। इसे बाबा शक्कर पीर दरगाह भी कहते हैं। और इसका कहने का पीछे का कारण क्या है कि इसके गुंबद से, यानी कि यहाँ से लोगों का मानना है कि यहाँ से शक्कर बरसती थी, इसीलिए इसे शक्कर वाला बाबा भी कहा गया है। अब चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर। कौन सा मंदिर? रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर। जैसे कि कहानी में हमने देखा था, रानी के पति का नाम क्या होता है? रघु होता है। तो उसी से याद रखना है, रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर खेतड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है। हमने देखा था कि रघु खेत से क्या निकाल रहा था? तांबा निकाल रहा था। तो खेत से याद रखना है, खेतड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है। रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की रानी चूड़ावत ने करवाया था। रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर झुंझुनू जिले के खेतर नगर में स्थित है। अब इस मंदिर की खास बात क्या है? इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थित है। तो रानी के देवर राम और लक्ष्मण से आपको याद रखना है कि राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां यहाँ स्थित है। ऐसी मूर्तियां भारत के अंदर 3 जगहों पर स्थित है, जिसमें से पहली कहाँ है? राजस्थान के रघुनाथ चूड़ावत जी का मंदिर जो कि झुंझुनू में स्थित है। अब आपको स्क्रीन पर रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर दिखाई दे रहा है। इसमें ध्यान से देखिए, राम के भी मूंछे हैं और लक्ष्मण के भी मूंछे हैं। तो याद रखना है, रघुनाथ जी मंदिर की सबसे खास बात क्या है? यहाँ राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थित हैं। अब प्रमुख मंदिरों में हमने रानी सती मंदिर कर लिया है, रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर कर लिया है, लोहागढ़ मंदिर कर लिया है, नरहर शरीफ की दरगाह कर ली है और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी कर ली है। इस दरगाह की कोई खास बात नहीं है, इसलिए इसका नाम याद रखना कि हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू जिले में स्थित है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, रानी सती मंदिर की खास बात क्या थी? रानी सती अग्रवाल जाति की थी। इनके परिवार में सबसे ज्यादा सतियां हुई थी, 13 सती। और इनके मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा है रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर। इस मंदिर की खास बात क्या है? ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है और यहाँ राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थित है। तीसरा जिसकी बात हम करें वो है लोहागढ़ झुंझुनू में स्थित है। यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ सूर्य कुंड स्थित है जिसके अंदर पांडवों के हथियार पिघल गए थे। और दूसरा क्या है? यहाँ पर मालखेतु परिक्रमा स्थित है जिसे 24 कोसी की परिक्रमा भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखना।
चौथी है नरहट शरीफ की दरगाह, इसकी भी बातें याद रखना। इसे बागड़ का धनी भी बोलते हैं और इसे शक्कर वाला बाबा भी बोलते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है और सांप्रदायिक सद्भाव का चिन्ह है। और पांचवी दरगाह कौन सी है? हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, ये भी कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल की, जिसमें पहला कौन सा है? खेतड़ी महल झुंझुनू। दूसरा कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू। तीसरा है अजीत सागर बांध बांसियाल गांव खेतड़ी झुंझुनू। चौथा है स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू। पांचवा है पिलानी झुंझुनू। छठा है महनसर झुंझुनू और सातवां है नवलगढ़ झुंझुनू। अब इनकी खास बातें आपको याद रखनी है। तो चलते हैं सबसे पहले खेतड़ी महल झुंझुनू पर। अब सबसे पहले बात करते हैं खेतड़ी महल। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण रानी के भाई महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए झुंझुनू में लगभग 1770 में करवाया गया था। खेतड़ी महल अनेक खिड़कियों व झरोकों से रहित है। खेतड़ी महल में जयपुर के हवा महल की झलक मिलती है। ये देखिए, इसमें अनेक खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। अब बताओ आप कि जब खेत के अंदर कोई महल बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली बात है खिड़कियां रखनी पड़ेगी ताकि शुद्ध हवा आ सके। तो इस महल की खास बात क्या है? इसे हवा महल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। और ये किसने बनवाया था? ये राजा भोपाल सिंह ने बनवाया था। और कहानी से आपको याद रखना है, भोपाल कौन था? रानी का भाई था। और ये कहाँ बनवाया गया है? खेत में, यानी कि खेतड़ी झुंझुनू में। ये देखिए, खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल व झुंझुनू का हवा महल भी कहते हैं। खेतड़ी महल शेखावटी कला व स्थापत्य कला का विश्वसनीय उदाहरण माना जाता है। अब राजस्थान का दूसरा हवा महल किस लिए कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का पहला हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू का खेतड़ी महल राजस्थान का हवा महल कहलाता है। खेतड़ी महल शेखावटी कला व स्थापत्य कला का विश्वसनीय उदाहरण माना जाता है। तो ये खास बातें खेतड़ी महल के बारे में आप याद रखना। पहली कि खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं और झुंझुनू जिले का हवा महल भी कहते हैं। खेतड़ी महल शेखावटी कला व स्थापत्य कला का विश्वसनीय उदाहरण माना जाता है। खेतड़ी महल था। दूसरा है खेतड़ी, ये एक जगह है। खेतड़ी झुंझुनू जिले का प्रमुख नगर है। खेतड़ी नगर की नींव राजा खेत सिंह निर्माण के द्वारा डाली गई थी। भारत तथा राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है। मैंने जैसा कि कहानी में बताया था, रघु खेत से क्या निकाल रहा था? तांबा निकाल रहा था। तो उसी से याद रखना है, भारत तथा राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है क्योंकि खेतड़ी में भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? वो कोलकाता में स्थित है। अब स्वामी जी का रिलेशन किससे है? खेतड़ी से। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद का गहरा संबंध है क्योंकि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह हैं। स्वामी जी का नाम क्या था? अजीत सिंह ही था। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद का गहरा संबंध है क्योंकि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से स्वामी विवेकानंद का पारिवारिक संबंध होने के कारण स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी खेतड़ी से ही हुई थी। खेतड़ी में खेतड़ी का किला, गोपालगढ़ का दुर्ग, गोपीनाथ का मंदिर, रामकृष्ण मिशन का मठ, पन्नालाल शाह का तालाब या सतरंगी तालाब आदि दर्शनीय स्थल स्थित हैं। तो इतनी सारी खूबियों के कारण ही खेतड़ी अपने आप में एक प्रमुख नगर बन जाता है। तो खेतड़ी नगर कहाँ स्थित है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। रघु खेत में क्या निकाला था? तांबा। इसी से याद रखना है कि भारत की तांबर नगरी कहलाती है। भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में ही स्थित है, पर इसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? वो कोलकाता में स्थित है। और खेतड़ी में ही स्वामी विवेकानंद जी आए थे। और अब उसके अलावा खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी का किला, गोपालगढ़ का दुर्ग, गोपीनाथ का मंदिर, रामकृष्ण मिशन का मठ, पन्नालाल शाह का तालाब या सतरंगी तालाब आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो ये आप याद रखना। ये देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतड़ी में स्थित है। अब बात करते हैं अजीत सागर बांध की। ये भी कहाँ स्थित है? बासियाल गांव खेतड़ी झुंझुनू में ही स्थित है। अजीत सागर बांध का निर्माण राजा अजीत सिंह ने अपने नाम के ऊपर ही करवाया था। राजा अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सागर बांध झुंझुनू जिले की खेतड़ी पंचायत समिति के
डांडा फतेहपुर ग्राम पंचायत के बांसियाल गांव में स्थित है। अब चौथा है स्वामी विवेकानंद म्यूजियम, खेतड़ी झुंझुनू। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम को बनाने की घोषणा स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर 12 जनवरी 2013 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू में निर्माणाधीन है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर स्वामी विवेकानंद म्यूजियम दिखाई दे रहा है। ये कहाँ स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पिलानी झुंझुनू। पिलानी झुंझुनू के अंदर एक जगह का नाम है। पिलानी झुंझुनू जिले का एक प्रमुख शहर है जिसे तकनीकी शिक्षा का राष्ट्रीय सिरमौर भी कहा जाता है। पिलानी में बिरला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान, बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान श्री सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। पिलानी में बिरला हवेली, पंचवटी तथा बिरला तकनीकी म्यूजियम आदि दर्शनीय स्थल है। बिरला तकनीकी म्यूजियम का भारत का पहला उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। बिरला तकनीकी म्यूजियम की स्थापना 1954 में पिलानी में की गई थी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट पिलानी के निकट स्थापित करने की परियोजना वर्ष 2010 में स्वीकार की है। भारत के प्रसिद्ध उद्योग मंत्री श्री घनश्याम दास बिरला का संबंध पिलानी से है, क्योंकि श्री घनश्याम दास बिरला का पैतृक गांव पिलानी ही है। तो पिलानी कहाँ स्थित है? झुंझुनू। याद रखना, कहानी में हमने बात की थी कि मुझे पानी भी नहीं पिलाया। पिलाया से पिलानी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। और स्वामी जी क्या पी रहे थे? बीड़ी। बीड़ी से याद रखना बिरला तकनीकी कहाँ स्थित है? बिट्स कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ये देखिए, बिट्स पिलानी का एक दर्शनीय स्थल। अब आगे चलते हैं, देखते हैं महनसर झुंझुनू। महनसर झुंझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति के महनसर ग्राम पंचायत का एक गांव है। महनसर की पौधारों की सोने की दुकान प्रसिद्ध है, जिस पर भित्ति चित्रों में स्वर्णिम पॉलिश की गई है। इस दुकान या हवेली में 3 गुंबददार छत है, जिस पर बाईं तरफ रामायण के दृश्यों को चित्रित किया गया है, बीच में विष्णु के अवतार तथा दाईं तरफ कृष्ण के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तोलाराम मस्खरा का महफिल खाना भी महनसर में ही स्थित है। महनसर गांव महनसर शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। महनसर गांव महनसर शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखना। पहली बात, यहाँ के पौधारों की हवेली प्रसिद्ध है, जिस पर कि स्वर्णिम पॉलिश की गई है। इसके अलावा महनसर शराब भी यहाँ की प्रसिद्ध है। इसको याद रखने का तरीका, जैसे हमने कहानी में बात की थी कि मैंने मन से शराब पी थी। मन से यानी कि महनसर, और शराब से यहाँ की शराब प्रसिद्ध है। ये देखिए महनसर की शराब। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भित्ति चित्र क्या होते हैं। भित्ति चित्र का अर्थ है ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो। तो आप देखेंगे शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों में आपको हर जगह ऐसे चित्र बनाए हुए दिखाई देंगे, जो कि दीवारों पर बने हुए हैं और इनमें रंग भरा हुआ है। अब बात आती है कि इस क्षेत्र में इतनी हवेलियां क्यों हैं। तो पहले ऐसा था कि बहुत सारे व्यापारी इस क्षेत्र में आकर रहने लगे थे, तो उन्होंने अपनी अपनी हवेलियां बनवाई थी और उनको इन्हीं भित्ति चित्रों से सजवाया था। बाद में वो इस प्रदेश छोड़कर चले गए और ये हवेलियां यहीं रह गई, जो आज के टाइम में अपनी छाप लिए हुए खड़ी हैं। बड़ी ही खूबसूरती के साथ दीवारों को चित्रों की सहायता से सजाया गया है। अब देखिए अंदर बाहर दोनों तरफ कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं? इन्हें भित्ति चित्र बोलते हैं। और शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों की खास बात यही है। इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत सारी हवेलियां अपने लिए प्रसिद्ध हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नवलगढ़ की। नवलगढ़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। नवलगढ़ झुंझुनू जिले की एक पंचायत समिति है। नवलगढ़ क्षेत्र को शेखावटी की स्वर्ण नगरी, याद रखना, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नवलगढ़ में भक्तों की हवेलियां, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, चौखानी परिवार की हवेली, पोदारों की हवेली, बगेरियों की हवेलियां, रूपनिवास महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो नवलगढ़ से क्या याद रखना है? नवलगढ़ क्षेत्र को शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है और तांबर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? खेतड़ी को। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं झुंझुनू जिले की नदियों की।
तो झुंझुनू जिले में एक ही नदी बहती है, कांतली नदी या काटली नदी, दोनों इसी के ही नाम है। झुंझुनू की एकमात्र नदी कांतली नदी या काटली नदी है। काटली नदी राजस्थान राज्य के सिक्कर जिले के रेवासा गांव की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? किसी चीज को काटने से उस चीज के क्या हो जाते हैं? खंड हो जाते हैं, यानी कि उस चीज के पार्ट हो जाते हैं। तो कातली नदी कहाँ से निकलती है? खंड से, खंडेला की पहाड़ियों से। और ये पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सिक्कर में। तो कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद सिक्कर जिले में बहती हुई झुंझुनू जिले के मंडेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। कातली नदी झुंझुनू जिले की बगड़ नामक स्थान पर झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये बीच में से गुजरेगी और झुंझुनू जिले के दो पार्ट कर देगी। कातली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावाटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कातली नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने कहानी में बात की थी कि मैंने क्या खाई? तोरू की सब्जी और बाटी खाई, उसी से याद रखना है। कातली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी नाम से जाना जाता है। कातली नदी अंतः प्रवाह व पूर्णतः वर्षा पर आधारित नदी है, यानी कि जब वर्षा होगी तभी इसमें पानी आएगा। याद रखने की ट्रिक नीचे लिखी हुई है, काट या काटने से हर चीज के खंड हो जाते हैं। तो कातली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और खंडेला की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सिक्कर में स्थित है। कातली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित कर देती है और कहाँ करती है? बगड़ नामक स्थान पर। इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं कि संरक्षण रिजर्व क्या होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं। संरक्षण रिजर्व को संरक्षण आरक्षित भी कहा जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षण रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और आरक्षित संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या संयोजक और वन्य जीव गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे क्षेत्र जो या तो अभयारण्यों के बीच में स्थित हो, या दो अभयारण्यों के बीच में स्थित हो, या संरक्षित वनों के बीच में स्थित हो, तो उनको क्या बोला जाता है? संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बोला जाता है। तब आगे देखते हैं इस क्षेत्र को ऐसा बनाने की शर्तें क्या है। तो अब देखते हैं किसी भी क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व कब घोषित किया जाता है। राज्य सरकारें राज्य वन्य जीव बोर्ड और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सम्मिलित विशेषता वाले क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है। उसकी पहली शर्त क्या है? ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के समीप स्थित हों, ऐसे क्षेत्र जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ते हों। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त क्या है? वनस्पतियों तथा प्राणियों और उनके आवास की सुरक्षा करने वाले भू परिदृश्य एवं समुद्री परिदृश्य, चाहे वो समुद्र में हो चाहे वो भूमि पर हो, तो उन्हें सरकार क्या कर सकती है? संरक्षित रिजर्व घोषित कर सकती है। अब ये संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों से अलग कैसे हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वनों के समान संरक्षित रिजर्व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र नहीं होते हैं। हालांकि संरक्षित रिजर्व के अंदर किसी भी विकासात्मक या कृषि गतिविधि को राज्य और केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी की आवश्यकता होती है। देखो, अगर अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान होगा तो उसमें किसी भी तरीके की गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाता, परंतु अगर संरक्षित क्षेत्र है तो आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति लेकर उस क्षेत्र में कोई भी कार्य कर सकते हो, पर इसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी प्राप्त हो। अब देखते हैं कि झुंझुनू जिले में कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। तो झुंझुनू जिले में 4 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। पहला है बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है बंसियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, तीसरा है बंसियाल खेतरी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू और चौथा है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। इनको याद करने की ट्रिक है कि बीड़ी की बांस से मन खराब हो जाता है। बांस का मतलब होता है बदबू से, तो बीड़ी की बांस से मन खराब हो जाता है। तो इन्हीं से चारों कंजर्वेशन रिजर्व कंप्लीट हो जाएंगे। बीड़ी से बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद बंसियाल बांस से बंसियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व, फिर बंसियाल खेतरी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व और चौथा है मन से मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। तो इस तरीके से चारों आपको याद हो जाएंगे। टोटल राजस्थान के अंदर 14 कंजर्वेशन रिजर्व है, जिनमें से 4 आपके सामने हैं। शुरू में जैसे हमने कहानी में बात की थी कि चंग, ठप और गिद्ध नृत्य दिखाई दे रहा था,
तो ये तीनों के तीनों नृत्य शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। चंग नृत्य कहाँ होता है? शेखावटी क्षेत्र में। और किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा है गिद्दड़ नृत्य। ये भी कहाँ होता है? ये भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये कब होता है? होली से पूर्व डांडारोपण से होली के सप्ताह भर बाद तक चलता है। और तीसरा है ठप नृत्य या डप नृत्य। स्थान है शेखावटी क्षेत्र, पुरुषों का समूह नृत्य होता है ये, और किया कब जाता है? बसंत पंचमी पर किया जाता है। तो कहानी के की पॉइंट से याद रखना, चंग, ठप और गिद्दड़ नृत्य, ये तीनों के तीनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। और तीनों के तीनों नृत्य ही किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। बाकी इनकी डिटेल अपन नृत्यों वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। झुंझुनू जिला आज कंप्लीट होता है। जो जानकारियां इस वीडियो में रह गई हैं वो शेखावटी क्षेत्र की क्लास में कंप्लीट करवाई जाएंगी। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प की जा सके। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।